हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी गूढ़ पॉलिटिक्स की। जो 2-3 बयान शरद पवार जी ने दिए, उन बयानों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अजीत पवार एक बड़े ओहदे पर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और 15 बार के लगभग वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, इसमें भी कोई शक नहीं। शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इसमें भी कोई शक नहीं। केंद्रीय मंत्री रहे और ऐसा कहा जाता है कि वो चाणक्य की भूमिका में है। हालांकि शरद पवार के कांग्रेस छोड़ने के पीछे के रहस्य के विषय में भी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि शरद पवार चाणक्य की भूमिका कहते जरूर हैं, लेकिन वो कहीं संकेत तो नहीं दे रहे हैं, या उनके संकेतों के पीछे कोई रहस्य तो नहीं, वो रहस्य तो नहीं है जो ममता बनर्जी लगातार स्टेटमेंट दे रही हैं या कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए हैं अजीत पवार की मृत्यु को लेकर। पहली बात तो ये आती है कि शरद पवार वो पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स रखी हो अपने परिवार में। उनकी मां कई बार की काउंसलर थी, उनके पिता सहकारिता के बड़े नेता थे, उन्होंने कई चीनी मिलों और बाकियों में भी काम किया था, इसलिए परिवार को सहकारिता और पॉलिटिक्स दोनों ही मिले। हालांकि शरद पवार 11 भाई बहन थे, 11 भाई बहनों में ये सामने आए और दूसरे इनके बड़े भाई के बेटे अजीत पवार सामने आए। मैं जैसे कह रहा हूं कि पहले से उनकी मां और पिता दोनों बड़े लेवल की पॉलिटिक्स में थे, इसलिए वो पारिवारिक विरासत है। शरद पवार ने नए सिरे से चाणक्य बनकर उसको एस्टेब्लिश किया हो कि भाई वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उन्होंने नींव रखी और वो यहां तक पहुंचे, ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि ये कहना अति आवश्यक है कि पॉलिटिकल गुण ना होते तो यहां तक पहुंचते कैसे, क्योंकि 11 भाई बहनों में 2 ही परिवार क्यों आगे बढ़े, और इनके अजीत पवार के पिता वो भी तो सगे भाई थे, वो क्यों नहीं आगे बढ़े। तो ये कहना चाहिए कि पॉलिटिक्स में 1 और 1 11 तभी हो सकते हैं जब 2 लोग चलें और 2 आपस में अच्छी सामंजस्यता बनाकर रखे हों। यहां पर जो सवाल पैदा हो रहा है कि शरद पवार कैसे पॉलिटिक्स में अलग से है। पहले वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 1999-98 की तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लिए सामने आई, कांग्रेस की कमान संभालने के लिए सामने आई नरसिंह राव के बाद, तब उस समय कई एक दुर्घटनाएं हुई। उन दुर्घटनाओं में राजेश पायलट की मृत्यु हुई, उन दुर्घटनाओं में माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई, उन घटनाओं में जितेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, ये कई एक घटनाएं एक साथ हो गई। जी वो सारे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय पद के अध्यक्ष के रूप में उस समय नामांकन करवाया था। इनके साथ दुर्घटनाएं हो गई या फिर घटनाएं की गई, या क्या नियति ने लिखा था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। राजवाड़े के मैं लगातार कहता आया हूं कि राज परिवार की घटनाएं या राजनीति की बड़ी घटनाएं बाहर निकल कर नहीं आती हैं, जब परवान चढ़ती है पॉलिटिक्स तो सामने नहीं आता। खैर, अब कई लोग मर गए तो उस समय जो बाहर जाने वालों में थे वो अर्जुन सिंह हुआ करते थे, शरद पवार हुआ करते थे और पीए संगमा हुआ करते थे। इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस छोड़ दी, यानी कि कांग्रेस के अंदर से चैलेंज खत्म हो गया। चूंकि ट्रिपल ये कहा जाता है कि जो कुंडली है सोनिया जी की वो ट्रिपल मंगली है। ट्रिपल मंगली का मतलब वो जो सामने आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा, और इसलिए ये लोग अपने बाहर निकल आए और उन्होंने नई पार्टी बनाकर अपने आप को जीवंत रखा। अब नई पार्टी बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाया कैसे जाएगा। चलाने के लिए ऐसा कहते हैं कि पहले भी जहां पर ये बारामती में मृत्यु हुई है, पहले भी शरद पवार के पीछे अजीत पवार खड़े हुआ करते थे। अजीत पवार ग्राउंड देखते थे, पार्टी की पॉलिटिक्स देखते थे, और शरद पवार जो है मंत्रालय देखा करते थे। अजीत पवार ने उस समय शरद पवार के साथ मिलकर, यानी कि शरद पवार ने अकेले पार्टी नहीं खड़ी करी। अजीत पवार वयस्क थे, बड़े थे और उनके अंदर अजीब सा एक आकर्षण था, इसलिए अजीत पवार साथ में आए और अजीत पवार ने शरद पवार को एस्टैब्लिश किया। बाद में धीरे धीरे करके ऐसा कहते हैं कि अजीत पवार ही सब कुछ देखते थे, लेकिन सुप्रिया सूले के एंट्री मारने के बाद ऐसा कहते हैं कि कुछ दरारें आ गई और फिर पॉलिटिक्स का बाकी हिस्सा तो हमने देखा है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री होने के पहले भी एक बार उनको पटकनी लगी थी और शरद पवार उस समय खेल गए थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाद में अजीत पवार को थोड़ा समय मिला और समय मिलने के बाद उन्होंने एनसीपी को अपने कब्जे में कर लिया और राष्ट्रीय पार्टी का, उसको जो पार्टी का दर्जा होना चाहिए, चुनाव आयोग से क्वालिफिकेशन, सब कुछ उनके पास आ गया।
अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि चलिए, एक चीज है कि यह दुर्घटना है, कि अजीत पवार की मृत्यु एक दुर्घटना है, प्योर दुर्घटना है, जैसा कि शरद पवार ने उसी दिन कहा था। इस पर ममता बनर्जी जो सवाल खड़े कर रही हैं, बाकी लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको उस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, ये एक दुर्घटना है। तो एक बात तो आती कि भाई दुर्घटना है, बात खत्म हो गई। और ये दुर्घटना तो परमात्मा के हाथ में होती है, परमेश्वर के हाथ में होती है, ऊपर वाला तय करता है, नीचे वाले तय नहीं करते हैं। हालांकि भारतीय दर्शन शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो पहले से तय है, और जो नहीं हो रहा, जो अनहोनी है, ऐसी कोई अनहोनी होती ही नहीं, पहले से सब कुछ तय है, ये होनी है। और जो अब आप कर रहे हो इसका हिसाब तो मृत्यु के बाद अगली बार मिलेगा। इस जन्म में आपके कृत्यों का हिसाब आपके साथ नहीं होता। इस जन्म में तो आपने जो पहले से संचित करके रखा है पेट्रोल, उससे आप चलते हैं, और वो सब कुछ तारे सितारे, परमात्मा और जो देवदूत हैं, वो सब आपके साथ करते हैं, वैसा आपके साथ होता है। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई ये दुर्घटना है, और परमात्मा को ऐसा पसंद होगा, ऐसा ही वो चाहता होगा, वो इसलिए हो गया। लेकिन यह भी है कि दुर्घटनाओं में परमात्मी शक्ति को, दैवी शक्तियों की भी घटनाएं होती, उनकी भी दुर्घटनाएं होती, इसीलिए फिर व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है, इसीलिए व्यक्ति फिर दूसरी योनियों में भटकता है। यह भी सत्य है, यह भी हमारे यहाँ के शास्त्र ऐसा कहते हैं। खैर, वो विषय हटा दीजिए। अब सवाल यह पैदा होता है, अजीत पवार के बाद क्या? अजीत दादा के बाद पॉलिटिक्स में कौन आएगा? उनके दो बेटे हैं, एक बेटे की आयु 36 वर्ष की लगभग है, दूसरे बेटे की 30-32 साल की आयु है। उनकी पत्नी भी राज्यसभा की सदस्य हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन मतलब अजीत दादा की तरह नहीं, अजीत दादा चला रहे थे तो वो सब उनके इशारों पर सब कुछ हो रहा था। तो उनकी पत्नी सुनेत्र महाजन की जब हम बात करते हैं, सुनंदा क्या नाम है उनका, उनकी बात करते हैं, तो अब उनकी अजीत दादा की मृत्यु होने के बाद, अजीत दादा की मृत्यु के बाद शरद पवार ने एक लाइन में कह दिया कि नहीं भाई देखो, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये दुर्घटना है, हो गई। लेकिन जब उनकी पत्नी शपथ लेने के लिए तैयार हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट की उन्होंने बैठक ली। हालांकि अभी मृत्यु की जो अग्नि है वो ठंडी नहीं हो पाई, और ठंडी होने से पहले ही उनकी पत्नी पार्टी की बैठक में आ गई। पार्टी की बैठक में जब उनकी हुई तो उनको ऐसा कहते हैं कि उनको नेता चुना गया आज, और नेता चुनकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ, शाम तक होगा, कि अब वो उप मुख्यमंत्री का दर्जा लेंगी। विभाग कौन से होंगे इस पर चर्चाएं सारे चैनल चला रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि अजीत दादा के दो बेटे, एक की आयु 36 वर्ष, आप याद रखिए कि शरद पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे, और यह भी याद रखना चाहिए कि अजीत दादा भी बहुत कम आयु से आ गए थे। तो फिर उनका जो बड़ा बेटा 2019 में वो चुनाव भी लड़ा था, और चुनाव वो हार गया, वो अलग बात है। लेकिन उनका बड़ा बेटा पार्थ, जो इस समय 35-36 साल का है, क्या वो पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मार सकता? भाई हमारे देश में तो मारते आए हैं। आप देखिए कि पॉलिटिक्स में इस आयु में एंट्री मारने वालों में अखिलेश यादव थे, तेजस्वी थे, और तमाम लोग पॉलिटिक्स में एंट्री मारते रहे हैं। अनुभव की बात आती है तो ये पारिवारिक अनुभव है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हालांकि इस पर नेपोटिज्म के सवाल भी खड़े होते हैं कि जो अयोग्य है वो अयोग्य ही रहता है। वो ये आप ठाकरे परिवार देख लीजिए कि ठाकरे परिवार में यही चल रहा है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि ये बच्चे क्या उस योग्य नहीं है, एक सवाल। दूसरी बात यह भी आती है कि शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया वो ममता बनर्जी के द्वारा किए गए क्लेम या उनके द्वारा जो बात कही जा रही, उसमें कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। शरद पवार जी से पूछा गया कि भाई उनकी अजीत दादा की पत्नी अब जा रही हैं शपथ लेने, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगी, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, हालांकि मृत्यु के समय सारा परिवार एक साथ दिखाई पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे से तो मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं हुई है, वो शपथ लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, परिवार में कोई डिस्कशन नहीं है, वो उनकी पार्टी तय करेगी। और साथ में कहा उनकी पार्टी के वरिष्ठ, अब देखिए यहां पर राजनीति की बात समझिए, उन्होंने कहा उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो सहमत हैं उनके उप मुख्यमंत्री होने पर, तो मुझे क्या समस्या हो सकती है? नहीं तो उनकी पार्टी में ऑलरेडी बहुत सीनियर लीडर्स हैं,
यानी कि एक बीज बोने का काम उन्होंने कर दिया कि बहुत सीनियर लीडर्स हैं, प्रफुल्ल पटेल और क्या क्या नाम उन्होंने बताया, बोले ये बड़े लीडर हैं और ये बड़े लीडर अभी उनकी पार्टी में हैं, वो क्या रुख रखते हैं इस पर तय होगा। एक उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेला। दूसरा जो उन्होंने कहा वो संदिग्धता को मतलब चरम सीमा पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने उनसे कहा था कि चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद हम दोनों पार्टी मर्ज कर लेंगे। अब चूंकि उनका देहावसान हो गया, वो मर्ज करने के पक्ष में थे, वो मर्ज करना चाहते थे या मर्ज होने जा रही थी और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो अब मैं क्या कहूं, ये जो कहना है कि वो पार्टी दोनों मर्ज होने जा रही थी और अब मैं क्या कहूं, उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि पार्टी मर्ज कर जाएं। तो एक तरफ तो उन्होंने वो खेल दिया कि भाई उनकी पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स कुछ टू पू करें, और दूसरा वो कहते हैं मर्ज होने जा रही थी। क्या ये जो अजीत पवार का परिवार है, इस परिवार से परे जो सीनियर लीडर्स, वो उनके लीडर तो शरद पवार भी हुआ करते थे, बाद में अजीत दादा के साथ चले गए, वो अलग बात है। क्या उन सीनियर लीडर्स को वो भड़का रहे हैं कि पार्टी मर्ज कर दो, तुम्हें जैसे वहां सम्मान मिलता था उससे ज्यादा यहां सम्मान देंगे? अब अजीत दादा जा चुके हैं, परिवार को साइड किया जा सकता है और तुमको अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बड़े ओहदों पर लिया जा सकता है, कहीं ये इशारा तो नहीं? दूसरी बात एक और है, दूसरी बात यह है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो भाई संभावनाएं तो सारी दुनिया जाती है, और इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में इस तरह की संभावनाओं से कोई पीछे नहीं हट सकता कि कोई बड़ा खेल हो गया हो। भाई बड़ा खेल हो सकता है, राजनीति है, राजनीति में हमने जैसे सोनिया जी के विषय में बताया कि उस समय बड़े बड़े गद्दाफर लीडरों का प्लेन क्रैश हो गया था, कार एक्सीडेंट हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, बहुत कुछ हुआ था। और ये भावा के विषय में हम लोग जानते ही हैं, ये विषय हम लोगों ने अपने रक्षा मंत्री, ये रक्षा अध्यक्ष के विषय में भी देखा था कि भाई ये हुआ था। तो क्या पॉलिटिक्स के रहते हुए कोई पीछे की दूसरी संभावना नहीं हो सकती? और दूसरी संभावनाओं पर कोई विचार करता उससे पहले प्रश्न पर ये बहस ही पूरी खत्म करने के लिए शरद पवार जी ने कहा ये एक दुर्घटना है। वो टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एयर स्पेशलिस्ट नहीं है, वो डीजीसी नहीं, मतलब वो एडीजीसी नहीं, एडीसी नहीं, एटीसी नहीं है। तो फिर उन्होंने आते ही कहा भाई इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसा तो और डाउट पैदा करता है। कानूनी लोग तो ऐसा डाउट पैदा करते हैं, भाई एकदम अचानक कैसे कर दिया? कहते जांच होगी, जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा, जो कोई अगर पीछे है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मेरे परिवार की मृत्यु है, ऐसा भी कहा जा सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि लगता है कि ये दुर्घटना है लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी बाहर निकल कर आना चाहिए, पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दुर्घटना के समय पर ही ये कह देना कि एक दुर्घटना थी, ये भी डाउट पैदा करता है। और फिर ये जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने 3 लेयर्स में बात की, ये भी डाउट पैदा करते हैं। अब सवाल ये है कि अजीत दादा के मृत्यु के बाद क्या एनसीपी को मर्ज करने का लाभ हो सकता है, या एनसीपी मर्ज होकर रहेगी, या एनसीपी तब तक मर्ज नहीं हो पा रही थी दोनों जब तक अजीत दादा थे, और अजीत दादा ये एवं ही आश्वासन दे रहे थे, प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे थे। और क्या यह भी सच नहीं है कि जब अजीत दादा पॉलिटिकल पार्टी लेके बाहर चले थे, पहली बार में जब इस्तीफा देना पड़ा था फडणवीस जी को, तो उस समय शरद पवार पार्टी को लेकर दूसरी तरफ नहीं चले गए थे और अजीत दादा को मुंह की खानी पड़ी थी? तो क्या ये सब कुछ होने के बाद अब ये लगता नहीं है कि कहीं पॉलिटिकल कैरियर एक परिवार के बड़े नेता का खत्म हो चुका था, उनके वंशजों का खत्म हो चुका, उनके उत्तराधिकारियों का खत्म हो चुका था, वो सारी विरासत अब अजीत पवार के पास जाने वाली थी। और अजीत पवार जब तक बीच में बैठे थे तब तक ये आपस में एनसीपी एक नहीं हो सकती, ऐसा दिखाई देता है। ये संभावनाएं हैं, मैं किसी के लिए अच्छा और खराब नहीं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो परत दर परत आए, ये स्टेटमेंट अपने आप में डाउट पैदा करते हैं, अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों के उत्तर तो किसी न किसी को देने ही पड़ेंगे,
और नहीं तो भविष्य में निकलकर बाहर आएंगे। उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री का दर्जा लेने जा रही हैं, बेटे भी पॉलिटिक्स में अब सही से आ ही गए हैं। ऐसा कहते हैं कि उनका जो छोटा बेटा है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालता था, बड़ा बेटा पॉलिटिकल पार्टी को संभालता था, पत्नी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन करती थी, और ये सब कुछ दिख रहा था कि भाई वो पारिवारिक मैनेजमेंट शुरू हो गया था और अब इस साइड में एक खालीपन था। उस खालीपन को भरने वो खालीपन भरा नहीं जा रहा था। तो क्या ये डाउट नहीं पैदा करता, ये सवाल नहीं खड़े करता? और इन सवालों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, कौन देगा, कैसे देगा? ये आप भी संभावनाएं जिसको जिसको लगती हैं, मैं समझता हूं आप मुझे लिखकर बताएंगे, तो फिर हम उस पर आगे एनालिसिस। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ पा रहा हूं, या हो सकता है कि मैं बिटवीन द लाइन जबरदस्ती पढ़ रहा हूं, लेकिन ये डाउट तो बनते हैं। इन डाउटों के आधार पर आपका क्या कहना है, आप निश्चित तौर से लिखकर बताएंगे, मैं ऐसा समझता हूं। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।